नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 के अतीत की चैप्टर 1 कैसे, कब और कहाँ पाठ का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि तारीखें महत्वपूर्ण क्या होती है और क्यों होती है। इतिहास की जितनी भी घटनाएं हैं, अतीत की जितनी भी जानकारी है, वो हमें अतीत या इतिहास की पुस्तकों के माध्यम से मिलता है। कभी कभी आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी को चाय पीते हुए देखते होंगे या कॉफ़ी पीते हुए देखते होंगे, तो आपको लगता होगा कि ये चाय और कॉफ़ी का प्रचलन कब से शुरू हुआ। चाय और कॉफ़ी का प्रचलन आज का ही प्रारंभ नहीं है। रेलगाड़ी की खिड़की से जब बाहर झाँकते हैं तो आपको लगता होगा कि रेल का निर्माण कब हुआ होगा। रेल का निर्माण एक ही समय का काम नहीं है, ये बहुत लंबी घटना है, किसी एक तारीख पर प्रारंभ नहीं हुई। यहाँ एक फ़ोटो दे रखी है। इस फ़ोटो में चित्र बता रखा है जिसमें ब्राह्मण व्यक्ति ने अपने भारत का नक्शा जो है वो रॉबर्ट क्लाइव को सौंपा है। उन्होंने कहा है कि ये हमारी संस्कृति है जिसकी रक्षा करना आपका दायित्व है। मतलब ब्रिटिश महारानी को, ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव को उन्होंने विशेष मानकर अपने भारत का नक्शा, अपने भारत की संस्कृति उन्हें सौंपी है। यानी ये जो चित्र बताता है वो चित्र ये बता रहा है कि भारतीय लोग जो थे वो ब्रिटिश काल में आश्रित थे। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी तारीख जो है वो महत्वपूर्ण हो रही है। इन तारीखों हम देखेंगे कि जो घटनाएं होती है उसमें साधारण लोगों से जुड़ी हुई कोई घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जाता। सारी घटनाएं वही होती है जो कि ब्रिटिश काल के लिए इम्पोर्टेंट थी। ब्रिटिश काल के इर्द गिर्द घूमने वाली घटनाओं का अध्ययन किया गया है। साधारण व्यक्ति किन चीज़ों पर बल देता है, इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ साइड में एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में बताया गया है कि 1922 में लिप्टन का जो चाय का था, इस चाय का ऐड राजकुमार ऑर्थर ड्यूट ने किया था। इसका ही इसमें चित्र दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ तो जो तारीखें दी गई है वो तारीखें हमारे साधारण व्यक्तियों से जुड़ी ना होकर कौन सा व्यक्ति गवर्नर जनरल पहला रहा, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल रहे और माउंटबेटन जो थे वो अंतिम गवर्नर जनरल रहे, इनकी घटनाओं के इर्द गिर्द सारी घटनाएं रखी जाती है। इतिहास में जितनी भी जानकारी मिली है वो जानकारी हमें इस आधार पर मिली है कि कौन सा राजा कब सत्ता पर बैठा, उसका कब विवाह हुआ, उसने कब, उसके घर में कब बच्चा पैदा हुआ, कौन सी लड़ाई करी उसने, किसमें उसने जीत हासिल करी, किस तरीके की उसकी स्थिति थी। ये सारी घटनाएं जो हैं, इन सारी घटनाओं का इतिहास जो है वो हमें अतीत की घटनाओं में मिलता है। गवर्नर जनरल से रिलेटेड उनकी सारी घटनाओं की जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि लॉर्ड कैनिंग थे, लॉरेंस हुए, लिटन हुए, रिपन हुआ, कर्जन हुए, इतने सारे राजा जो थे वो हमारे यहाँ पर हुए। लेकिन इन अतीत की घटनाओं को हम बांटते किस तरीके से हैं, तो एक हमारे जो प्रमुख अर्थशास्त्री हुए थे जो 1817 में स्कॉटलैंड के थे, इन अर्थशास्त्री दार्शनिक जेम्स मिल थे। इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा। अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम था ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा और कहा कि सारा जो भारत था वो इन 3 कालखंडों के इर्द गिर्द ही समझकर रह गया। आपको ध्यान हो तो हिंदू का मतलब रहा हमारा हिंदुत्व इतिहास, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, हमारी वैदिक काली सभ्यता, हमारे सम्राट अशोक महान सम्राट हैं, हमारे मौर्य साम्राज्य के सम्राट हैं, गुप्त साम्राज्य के सम्राट हैं। ये सारी जो घटना थी वो हिंदू काल की रही। उसके बाद जो सेकंड कालखंड रहा वो मुस्लिम कालखंड रहा। इस मुस्लिम कालखंड के अंतर्गत सारी जो चीज़ें थी वो मुग़ल कालीन रखा गया। मुग़ल कालीन सत्ता कब हमारे यहाँ पर आई, उन्होंने किस तरीके से कार्य किया, किस तरीके से भारत का विकास हुआ, कैसे यहाँ पर पहला साम्राज्य रहा, कौन कौन से उन्होंने युद्ध किए, ये सारी कालखंडों की जो घटना है वो हमें मुस्लिम साम्राज्य के अंतर्गत मिलती है। और तीसरा जो कालखंड है, इस तीसरे कालखंड में ब्रिटिश लोगों का भारत में आगमन और उसके साथ ब्रिटिश लोगों के भारतीय आगमन के साथ अंततः ब्रिटिश भारतीय का किस तरीके से वो यहाँ से गए, 1857 की क्रांति और उसके बाद की सारी घटनाओं का जो वर्णन था वो ब्रिटिश काल की घटना में हुई। इस तरीके से जेम्स मिल ने भारतीय समाज की इस घटनाओं को 3 भागों में बांटा।
इसी से प्रेरित होकर हमारे इतिहास के जो विचारक हैं उन लोगों ने भी भारतीयों के इतिहास को 3 भागों में बांटा। उन्होंने इसका नाम हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश ना रखकर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक रखा गया है। प्राचीन का मतलब है हिंदू इतिहास, मध्यकालीन का मतलब है मध्यकालीन यानी मुग़ल इतिहास, और आधुनिक इतिहास का मतलब है ब्रिटिशकालीन इतिहास। इन्होंने भी उसी तरीके से प्राचीन का मतलब हुआ हिंदू भारतीय संस्कृति और सभ्यता का विकास किया। मध्यकालीन सभ्यता के अंतर्गत मध्यकालीन जो मुग़ल साम्राज्य रहा, कुतुबुद्दीन साम्राज्य रहा, और जो थे खिलजी वंश रहा, सैयद वंश रहा, लोधी वंश रहा, इन सब की घटना का वर्णन किया। और आधुनिक कालखंड के अंतर्गत इन्होंने ब्रिटिशकालीन सारी बातों का हमारे यहाँ पर वर्णन किया है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि औपनिवेशिक युग क्या होता है। तो औपनिवेशिक युग जब वो होता है जब एक देश दूसरे देश पर अपने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी तरीके का दबाव बना लेता है। जब एक देश किसी दूसरे देश पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दबाव बना लेता है, उस पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर लेता है, तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है, ये प्रक्रिया कहलाती है औपनिवेशीकरण। और उस समय जब ब्रिटिश हमारे यहाँ आए थे, तो वो जो युग था वो औपनिवेशिक युग ही था, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने भारत के राजनीतिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, सामाजिक मामलों में, सांस्कृतिक मामलों में, सभी मामलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसलिए हम इस युग को औपनिवेशिक युग के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत सारे नियंत्रण, सारी क्रियाओं पर पूरा नियंत्रण जो था वो ब्रिटिशकालीन समाज का हो गया था। भारतीय लोगों पर जब से ब्रिटिश काल आया, उस ब्रिटिश काल ने भारतीयों पर आर्थिक व्यापार से उद्देश्य रखा था, और धीरे धीरे उन्होंने भारतीयों के पूरे क्षेत्र पर ही अतिक्रमण कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हमको इन चीज़ों की जानकारी कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है। तो ये जो जानकारी मिलती है हमको, वो प्रशासन में लिखे हुए अभिलेखों से मिलती है। प्रशासन में लिखे हुए अभिलेख कहाँ रखे गए? प्रशासन में लिखे गए अभिलेख जो थे वो अभिलेखागार में रखे गए। अभिलेखागार वो जगह होती है जहाँ पर कि ये सारे दस्तावेज जो होते हैं उसे संरक्षित रखा जाता है। साथ ही साथ इसमें जो लोग ये लेख लिखते थे, उन लेख लिखने वालों को सुलेखन नवीस या खुशनवीसी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर ढंग से इसकी लिखाई करते हैं। आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ये जितने भी अभिलेख थे, ये अभिलेख जो थे, जितने रिकॉर्ड थे, योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच, ये सारी चीज़ें जो थी वो इसमें सुरक्षित रखी गई थी। सारी चीज़ों को सुरक्षित रखा गया था इन अभिलेखों को संग्रहालय के अंतर्गत। उसके बाद हम देखेंगे कि लोगों ने सर्वेक्षण किया है, यानी सर्वेक्षण इसलिए किया ताकि भारतीय समाज की जानकारी प्राप्त हो पाए, ताकि भारतीयों के पास क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी धरती कैसी है, उनकी मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, उनसे कौन कौन से जीव जंतु मिलते हैं, इतिहास में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, इस सब की जानकारी हेतु इन्होंने भारतीयों के लिए यहाँ पर सर्वेक्षण किया। उनका सर्वेक्षण करके ये पता किया कि भारतीयों के पास कौन सी चीज़ है, तभी तो वो भारत में नील की खेती कर पाए, क्योंकि वे भारत की जो मिट्टी थी उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि भारत की मिट्टी कैसी है, उसमें कौन सी फसल उगाई जा सकती है, उनमें कितनी गुणवत्ता पाई जा सकती है। इसी कारण उन्होंने भारतीयों का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण करने से उस क्षेत्र की सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है, इसलिए ये भी एक इनका बहुत अच्छा हथियार था भारतीयों पर अपना अतिक्रमण करने हेतु। साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये जो चीज़ है, आपको इन पूरे रिकॉर्ड्स में से क्या मिलता है, तो हम देखेंगे कि हमें इनमें साधारण चीज़ों में जब हमने गौर किया तो इनमें कोई भी रिकॉर्ड भारतीय लोगों की, साधारण लोगों की जानकारी नहीं रखता। ये जितनी भी घटनाएं थी वो सारी घटनाएं एक कुछ महत्वपूर्ण लोगों के इर्द गिर्द ही घूमती रही। साधारण लोगों की जीवन से, साधारण लोग, मज़दूरों की जो ज़िंदगी गुजारते थे, गरीब कैसे रहते थे, इस बात से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने सिर्फ उसी चीज़ की जानकारी दी जो कि बड़े लोगों से रिलेटेड थी, बाकी छोटे लोगों की जानकारी से इनका कोई प्रभाव नहीं था। साथ ही साथ आपने इतिहास में पूरी जानकारी में हमने देख लिया कि भाई किस तरीके से अतीत की घटनाएं जो थी वो बनाई गई थी। अतीत की घटनाएं तो जो थी वो सारी ब्रिटिश कालीन इतिहास के इर्द गिर्द घूमी थी। जितने भी गवर्नर थे इनके इर्द गिर्द घूमी थी। भारतीय लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं था।